हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिट्स एंड डेबिट्स। मैं हूं पीयूष राठी। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सब सही होंगे। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं ही आंसर दे देता हूं। बहुत बढ़िया चल रही है आपकी पढ़ाई। स्कूल में आपका कोर्स हो चुका है, आप 11th में हैं, तो अब 12th के सिलेबस के ऊपर आपकी बातें चालू हो गई होंगी। भैया 11th में फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपके सीए फाउंडेशन में डायरेक्ट आएंगे, ना तो आगे आएंगे, क्या पता आगे भी आए, लेकिन आपके 12th में नहीं आएंगे। उसे आप भूल ना जाओ, इसलिए आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एक टॉपिक है आपके सिलेबस में 11th में, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। सेम टॉपिक आपके सीए फाउंडेशन में है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। भैया इसे समझना बहुत ही इजी है। बैंक रिकंसिलेशन होता क्या है? हम ये जानते हैं कि हम कैश बुक बनाते हैं। ठीक है, कैश बुक में यदि हम डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो हम कैश का भी बैलेंस मेंटेन उसमें निकालते रहते हैं और बैंक का भी बैलेंस निकालते रहते हैं। ठीक है भाई। और दूसरी साइड हमें ये पता है कि बैंक जो है, जहां पे हमारा बैंक अकाउंट ओपन है, उस बैंक से हमें स्टेटमेंट या पासबुक मिलती है, जिसके थ्रू हम हमारे ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करते हैं और साथ ही साथ बैलेंस को भी जान लेते हैं कि भैया बैलेंस कितना बता रहा है बैंक का। ठीक है, तो आप ये अच्छे से समझ लीजिए, आपने भी अपना बैंक का बैलेंस निकाला है और बैंक अकाउंट जो है, वो आपका जो बैंक है, वो भी आपको पासबुक या स्टेटमेंट के थ्रू आपका बैलेंस बता रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपके इन बैलेंसेस में मिसमैच होता है। अब ये मिसमैच का रीजन क्या है आगे बात करते हैं, बट ये बैलेंस जो है ये दोनों अलग अलग आते हैं, तो ऐसे केस में हमें उन्हें रिकंसाइल करना होता है, यानी कि ठीक करना होता है। तो बैलेंस को मैच करने के लिए हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है भाई। तो ये कब बनाते हैं? कब बनाते हैं? जल्दी से बता दो, कब बनाएंगे हम? ये हम डेली बना सकते हैं, ये हम वीकली बना सकते हैं, ये हम मंथली बना सकते हैं, ये हम ईयरली बना सकते हैं। ये बिजनेसमैन की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी डिजायर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे कब बनाएंगे। सिंपल है। तो जल्दी से हम इसे स्टार्ट करते हैं समझना कि भैया यहाँ पे रीजन कौन कौन से हैं जिसकी वजह से ये मिसमैच हो रहा है, ये अच्छे से समझना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कैश बुक है वहां पे भी हम आपका हमारे कैश का और बैंक का बैलेंस निकालते हैं। और जो बैंक है हमारी, वो हमें पासबुक और स्टेटमेंट दे करके हमें हमारे बैलेंस से हमें नोन करवाती है। ठीक है भाई। तो लेकिन ये दोनों जो बैलेंसेस हैं ये मिसमैच हो जाते हैं कई रीजन से। अब रीजंस क्या क्या है वो देख लो। यहाँ पे रीजंस दिए हुए हैं कि भाई एरर हो सकती है, बिल्कुल एरर हो सकती है। एरर कहाँ हो सकती है? एरर हमारे पास भी हो सकती है और एरर बैंक में भी हो सकती है। बैंक में किस टाइप की एरर होगी? भैया मान लो कि किसी और का चेक था, आपके अकाउंट में डाल दिया गलती से, वो वापस वापस से रिवर्ट हो जाएगा, बट आपके अकाउंट में वो चेक का अमाउंट आ गया है। तो ऐसे केस में आपका जो बैलेंस है जो आप मेंटेन रख रहे हो और जो बैंक आपको बताएगी, वो दोनों अलग अलग आएंगे। या फिर हो सकता है कि आपने किसी को चेक इशू किया और उसकी एंट्री आपने जो कैश बुक है आपकी, उसमें 2 बार कर दी। तो ऐसी एरर की वजह से आपकी अमाउंट 2 बार आपने लेस कर दी है, तो मिसमैच हो जाएगा आपका कैश बुक और बैंक की जो पासबुक है उसका बैलेंस। सिंपल है। ऐसे बहुत सारी एरर हो सकती हैं। अब बात आती है दूसरे डिफरेंसेस की वजह से। अब ये टाइम डिफरेंस क्या होता है भैया? पहला इसमें पॉइंट दिया है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मान लीजिए कि आपने कोई चेक इशू किया है, किसी को चेक दिया है, लेकिन आपने तो अपनी बुक में से माइनस कर दिया है। कहने का मतलब है आपने तो यहाँ पे माइनस कर दिया कि भाई मैंने पेमेंट दे दिया है, लेकिन अभी तक वो बंदा आपके बैंक अकाउंट में चेक लगाने नहीं गया, आपने बैंक अकाउंट में चेक नहीं लगाया है। यदि उसने बैंक में चेक नहीं लगाया है तो आपके बैंक में से अमाउंट नहीं कटेगा। तो ऐसे केस में आपने तो अपने कैश बुक का बैलेंस रिड्यूस कर दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक बैलेंस अपना रिड्यूस नहीं किया है। तो भैया ये डिफरेंस जो है वो इस रीजन से आया है कि आपने चेक इशू कर दिया है, बट वो वहां पे रिप्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। आपको ये चीज समझ में आ रही है? पहला पॉइंट क्या था? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि चेक तो हमने इशू कर दिया लेकिन वो अभी तक जमा करने के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया है। तो ये हमारा डिफरेंस का पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। कई बार ऐसा होता है कि हम चेक जमा करने के लिए, वहां पे बॉक्स होता है, चेक बॉक्स, वहां पे हम डाल देते हैं चेक को जमा करने के लिए, या फिर हम किसी काउंटर पे बैंक में जाके हम चेक दे देते हैं कि भैया ये चेक हमारे इस अकाउंट में जमा करना है। अब ऐसे केस में वो चेक 2 या 3 दिन का टाइम लेता है डिपॉजिट करने के लिए, यदि लोकल ब्रांच है उस बैंक की, या फिर दो जो भी उसका सीन है कि भाई दूसरी ब्रांच में जाके क्लियर होगा सेम बैंक की में, या फिर डिफरेंट बैंक में डिफरेंट ब्रांच में क्लियर होगा, या फिर वो किसी और सिटी में जाकर क्लियर होगा क्योंकि उस बैंक की ब्रांच यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे केस में और भी ज्यादा टाइम लगता है।
तो ये जो टाइम वहां पे लिया जा रहा है बैंक में, आपने तो जमा करने की एंट्री कर दी है कि भाई बैंक में चेक जमा करा दिया है हमने, लेकिन बैंक वाले ने अभी तक आपके एंट्री नहीं की है। तो ऐसे केस में ये डिफरेंस रह जाएगा। वापस से समझ लीजिए, आपने चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया, बैंक अभी भी 2 या 3 दिन का टाइम लेगी उसे क्लियर करने में, ठीक है। तो ऐसे में इन 2 या 3 दिनों में आपका चेक जो पासबुक है उसका बैलेंस और आपकी जो कैश बुक है उसका बैलेंस मिसमैच होगा। ये समझ में आ रही है? क्योंकि आपने तो एंट्री कर दी बैंक में डिपॉजिट करने की, लेकिन आपने आपके बैंक अकाउंट में अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में वो डिफरेंस बना रहेगा। नेक्स्ट इसमें रीजन है डिफरेंटली डायरेक्टली पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। भैया कई बार क्या होता है कि कस्टमर डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर देता है और हमें बताता भी नहीं है। हालांकि ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक रीजन है। बैंक में डिपॉजिट करने से पहले वो 10 बार बताता है जमा कर रही हूँ सा, जमा कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि डायरेक्टली पेमेंट डिपॉजिट कर दिया है कस्टमर ने हमारे बैंक में, बैंक के अकाउंट में, ठीक है। तो ऐसे केस में हमने तो कोई भी एंट्री नहीं की, लेकिन आपके बैंक ने अपना बैलेंस बढ़ा दिया है क्योंकि उसमें अमाउंट रिसीव हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये डिफरेंस का रीजन। पहला रीजन क्या था कि चेक हमने किसी को दे दिया, लेकिन अभी तक वो बंदा बैंक में नहीं गया है चेक लेकर के, रिप्रेजेंट ही नहीं हुआ है वो पेमेंट के लिए। तो ऐसे केस में हमारे तो हमने माइनस कर दिया है कैश बुक में, लेकिन पासबुक में अभी तक उसकी कोई भी एंट्री नहीं हुई है, इसलिए बैलेंस मिसमैच है। ये समझ में आई। दूसरा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। हमने चेक बैंक में जमा करा दिया है, लेकिन अभी भी उसमें टाइम लगेगा बैंक में डिपॉजिट होने के लिए। तो हमने तो हमारे कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक में अभी तक बैलेंस नहीं बढ़ा है, इसलिए यह डिफरेंस बना रहेगा। तीसरा था डायरेक्टली पेमेंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि बैंक अकाउंट में यदि डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाती है हमारी अमाउंट, तो ऐसे केस में हमारी पासबुक में तो एंट्री हो जाएगी कि भाई अमाउंट आ गया है, लेकिन हमने कोई एंट्री की ही नहीं है। तो इसी वजह से ये डिफरेंस बना रहेगा। नेक्स्ट डिफरेंस है, नेक्स्ट रीजन है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय ए कस्टमर। अब यहां पे सॉरी, मैंने पहले तीसरा पॉइंट ये वाला कवर कर लिया है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय द कस्टमर। चौथा पॉइंट हम ये वाला ले लेते हैं, डायरेक्टली पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर वाला। ठीक है भाई, अब इस केस में क्या होता है कि हमने कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, ठीक है। अब नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है मंथली, उसमें अमाउंट आपके विड्रॉ हो जाएगी। ये क्या होगा, आपके बैंक में से मंथली आपकी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट, क्योंकि आपने एक स्टैंडिंग ऑर्डर लगा रखा है, आपने बैंक को बोल रखा है कि मेरे सब्सक्रिप्शन की अमाउंट डायरेक्टली कट हो जानी चाहिए, तो ऐसे केस में आपके बैंक में से कट होती जाएगी। लेकिन क्या होता है, मान लो इन केस आप भूल गए हो कि मैंने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो ऐसे केस में आप कैश बुक में एंट्री करना भूल जाते हो। चीज समझ में आ रही है आपको? आपके बैंक ने स्टैंडिंग ऑर्डर की वजह से हर महीने या हर साल एक फिक्स अमाउंट काटना शुरू कर दिया है, लेकिन आपने उसकी एंट्री नहीं की, तो इस वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस बना रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वापस से देख लीजिए, यदि आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है या फिर आपने कोई इंश्योरेंस करा रखा है जिसका आप एनुअली मंथली पेमेंट करते हैं, ठीक है, आपने उसका बैंक में स्टैंडिंग ऑर्डर लगा रखा होगा। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होगा कि भाई हर महीने मुझसे पूछे बिना मेरे जो भी बैलेंस है उसमें से इतने रुपए इंश्योरेंस के या सब्सक्रिप्शन के कट हो जाने चाहिए। चीज समझ में आ रही है आपको? तो ऐसे केस में आपके बैंक अकाउंट से वो डायरेक्टली अमाउंट कट होती जाएगी। लेकिन यदि आप उसकी एंट्री करना भूल गए हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपके पासबुक और कैश बुक के बैलेंसेस में डिफरेंस आता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, डायरेक्टली इनकम रिसीव्ड बाय द बैंक। यहां पे हम ये बात कर रहे हैं कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीद रखा है, ठीक है, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं। अब इस केस में वो शेयर्स जो है आपको क्या देंगे, डिविडेंड रिटर्न में देंगे, ठीक है भाई। तो जब आपको डिविडेंड मिलेगा वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, लेकिन उसका आपको तभी पता चलेगा जब आप पासबुक में एंट्रीज करवाओगे या फिर आप अपना बैंक का स्टेटमेंट लोगे। ऐसे केस में आपको यदि पता नहीं है तो आप एंट्री भी नहीं कर पाओगे, और जब एंट्री नहीं करोगे तो बैलेंस मिसमैच हो जाएगा। वापस से समझिए, आपके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट या डिविडेंड की अमाउंट आ गई है, लेकिन आपको उसका तभी पता चलेगा जब आप बैंक से क्या मंगाओगे, स्टेटमेंट मंगाओगे या पासबुक प्रिंट करवा के मंगाओगे। अब ऐसे केस में आपने तो एंट्री की नहीं है कैश बुक में, तो आपके कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में मिसमैच दिखेगा आपको। ठीक है भाई, नेक्स्ट है चेक और बिल डिसऑनर। चेक या बिल डिसऑनर हो जाता है, कहने का मतलब है आप अच्छा, यहां पे भी कौन सा चेक या डिसऑनर की बात हो रही है, आपने जो चेक दिया है वो या आपको जो चेक मिला है वो।
हम बात करें हमने जो चेक रिसीव किया है उस चेक की, कि भैया हमने किसी से चेक लिया था, ठीक है, तो हमने तो कैश बुक में एंट्री कर दी मनी रिसीव करने की, लेकिन हम जब उसे बैंक में लेकर गए तो बैंक वाले ने किसी ना किसी रीजन से उसे डिसऑनर कर दिया। साइन मिसमैच है, डेट गलत थी, कटिंग हो रखी है, या फिर सामने वाले के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, तो ऐसे केस में आपका वो जो चेक है वो डिसऑनर हो गया। कहने का मतलब है आपने तो यहां पे एंट्री कर दी अमाउंट रिसीव होने की, लेकिन बैंक ने अभी तक कोई एंट्री नहीं की है, क्योंकि वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। इसकी वजह से आपका बैलेंस मिसमैच आ रहा है। ठीक है भाई, ये आपको चीज समझ में आ गई। आपको किसी ने चेक दिया, ठीक है, तो जैसे ही आपको चेक मिला आपने अमाउंट रिसीव करने की एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, जो भी है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, जब आप चेक वहां पे लगाए वो चेक डिसऑनर हो गया, जिसकी वजह से आपके बैंक में वो अमाउंट नहीं आ पाया, तो बैलेंस क्या हो गया, मिसमैच हो गया। नेक्स्ट है चेक बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। कई बार क्या होता है कि बैंक है ना बहुत सारे चार्जेस लगाती है, वैरायटी ऑफ चार्जेस है, चेक बुक चार्जेस, मैसेज चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ऐसे में यदि वो चार्जेस की एंट्री हुई है बैंक में, यानी कि आपका अमाउंट माइनस हुआ है बैंक में, लेकिन आपने अभी तक उसकी एंट्री नहीं की है, तो आपका बैलेंस कैश बुक में है वो थोड़ा सा ज्यादा बताएगा। तो ये क्या हुआ, डिफरेंस हुआ ना। तो ये इस तरीके से रीजंस दिए हुए हैं जिसकी वजह से आपका कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मिसमैच होता रहेगा। आई होप कि आपको ये सारे रीजन समझ में आए हो। नहीं समझ में आए हैं थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए, या फिर एक बार वापस से हम समझ लेते हैं। रीजंस कौन कौन से हैं। सबसे पहला, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू किया लेकिन अभी तक वो चेक रिप्रेजेंट ही नहीं हुआ है पेमेंट करने के लिए, यानी कि हमने तो हमारा बैलेंस माइनस कर दिया कि भाई चेक दे दिया है फलाना आदमी को, लेकिन यहां पे बैंक में से अभी तक बैलेंस माइनस नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में मिसमैच होगा, पहला। दूसरा है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। दूसरा रीजन क्या है कि हमने चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, यानी कि हमने यहां पे कैश बुक में एंट्री कर दी है कि भाई बैंक का बैलेंस बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन अभी तक वहां पे वो कलेक्ट ही नहीं हुआ है, तो बैंक का बैलेंस बैंक में जो है वो क्या होगा, कम होगा। इसकी वजह से क्या होगा, डिफरेंस होगा। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है, यहां पे इस पॉइंट के हिसाब से तीसरा है डायरेक्टली पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, यानी कि कस्टमर के बिहाफ पे डायरेक्टली क्या कर देता है बैंक, पेमेंट कर देता है। कोई सब्सक्रिप्शन का पेमेंट हो या फिर इंश्योरेंस का पेमेंट हो, तो इस केस में जो बैंक है वो आपके अकाउंट से माइनस करते जाएगा रुपए, लेकिन आपने तो कोई एंट्री की नहीं है, इसलिए बैलेंस इसमें आएगा। नेक्स्ट है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय अ कस्टमर। यदि बैंक में अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट कर देता है कस्टमर, तो ऐसे केस में क्या होगा, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन आपने कोई एंट्री नहीं की, इसलिए आपका बैलेंस कम है बैंक कैश बुक में, इसलिए यहां पे क्या हो गया, मिसमैच हो गया बैलेंस। नेक्स्ट है डायरेक्टली इनकम रिसीव्ड बाय द बैंक। बैंक में डायरेक्टली इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हो चुका है, उसका आपको तभी पता चलेगा जब आप वो स्टेटमेंट मंगवाएंगे और एंट्री करेंगे, ठीक है। अब आपने तो कोई एंट्री की नहीं है, इसकी वजह से क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस कम है और ये मिसमैच हो गया, ठीक है। चेक और बिल डिसऑनर। चेक या बिल डिसऑनर कब होगा, जब हमने किसी से चेक लिया, तो हमने तो एंट्री कर दी, चेक मिल गया है, बैंक में मिल गया है, बैंक अकाउंट DR2 राम श्याम जो भी है, उससे हमने रिसीव कर लिया है, ठीक है। अब हम जब इसे डिपॉजिट करने लेकर जाते हैं, तो यहां पे क्या हो जाता है, बैंक मना कर देता है कि भाई यहां पे चेक में कुछ ना कुछ गड़बड़ है या सामने वाले के अकाउंट में पैसे नहीं है, तो इस केस में वो चेक हो जाता है डिसऑनर। हमने तो एंट्री कर दी थी रिसीव करने की, बट बैंक ने नहीं की, इस वजह से क्या हुआ, बैलेंस मिसमैच हो गया। लास्ट पॉइंट है बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। बैंक कई बार कई सारे चार्जेस लगाती है, जैसे कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस हो गए, ठीक है, आपके SMS चार्जेस हो गए, आपके चेकबुक चार्जेस हो गए, ठीक है। अब इतनी सारी वेराइटीज में जब चार्जेस लगते हैं और आप उनकी एंट्री नहीं करते हो, तो आपका तो बैलेंस आप ज्यादा बोलोगे, लेकिन आपका बैंक अकाउंट क्या बोलेगा कि भाई बैलेंस कम हो गया है, तो ये क्या हुआ, मिसमैच हुआ। आपको ये चीज समझ में आई, कैसी लगी ये सारी चीजें, डिफरेंसेस। अब इनको हम एक स्टेटमेंट में लिखेंगे, और स्टेटमेंट में किसी चीज को प्लस करना है, किसी चीज को माइनस करना है, ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का खेल है। आपको ये देखना होगा कि हमें कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, हमारा वाला बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, या फिर बैंक में जो बैलेंस दिया हुआ है वो है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन, और जो बैलेंस आपको दिया हुआ है उसमें आपको प्लस माइनस करके दूसरी अमाउंट निकालनी है। भैया ये दोनों अमाउंट, ये जो दोनों बैलेंसेस है वो सेम है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ये मिसमैच आ रहा है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि भैया यहां पे यदि 10,000 बोला हुआ है और यहां पे ये बोल रहा है कि 7,000 का बैलेंस है, तो यहां का 10,000 भी सही है, यहां का 7,000 भी सही है, बस कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये मिसमैच आया। हम क्या करेंगे, इस 10,000 में कुछ
चीजें माइनस करेंगे, हो सकता है कुछ प्लस भी हो जिसकी वजह से ये दोनों बराबर आ जाएगा, या फिर हम इस 7,000 में कुछ चीजें प्लस करेंगे, कुछ माइनस भी करेंगे जिसकी वजह से ये 10,000 पे हम सेट कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है, यदि कैश बुक का बैलेंस दिया है तो हमें कौन सा बैलेंस निकालना है, पासबुक का बैलेंस निकालना है, और यदि पासबुक का बैलेंस दिया है तो हमें कौन सा बैलेंस निकालना है, कैश बुक का बैलेंस निकालना है। चीज समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो यदि आपको कैश बुक का बैलेंस दिया है तो आपको पासबुक का बैलेंस निकालना है, और यदि पासबुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक का बैलेंस निकालना है। रीजंस आपके सामने है, प्लस माइनस कैसे करना है आप भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। हु विल प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? अरे भैया, बैंक प्रिपेयर नहीं करेगी, हम ही प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। बिजनेस एंटिटी विल प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट व्हेन अ बैंक रिकंसिलिएशन इज व्हेन बीआरएस इज प्रिपेयर्ड। कब हम ये स्टेटमेंट बनाएंगे भैया? डेली बेसिस पे भी बना सकते हैं, वीकली भी बना सकते हैं, मंथली भी बना सकते हैं, ईयरली भी बना सकते हैं, एट द डिजायर ऑफ ओनर। ये जैसा ओनर चाहे हम बना लेंगे, हम तो भैया अकाउंटेंट है, सीधे सीधे हैं, ठीक है भाई। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यदि कैश बुक का बैलेंस दिया है तो पासबुक का बैलेंस बैलेंस निकालना है, और यदि पासबुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक का बैलेंस निकालना है, ठीक है भाई। सिंपल सी चीज है। दिस शुड बी नोन टू अस बैलेंस। यदि पॉजिटिव है तो हम उसे फेवरेबल बैलेंस बोलेंगे, ठीक है। और फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस कब होगा? जब हमारी कैश बुक में डेबिट बैलेंस होता है तो हमारा पॉजिटिव बैलेंस होगा बैंक का, ठीक है। और यदि पासबुक में इसी तरह से हमारा बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये तो है हमारा पॉजिटिव बैलेंस। अच्छा, नेगेटिव बैलेंस कब होगा? जब पासबुक में हमारे वहां पे जो बैंक हमें पासबुक देगी उसमें डेबिट बैलेंस आ जाए, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव बैलेंस बोलेंगे। अच्छा, नेगेटिव बैलेंस को अनफेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं, और ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ओवरड्राफ्ट, अनफेवरेबल या नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। पासबुक में यदि डेबिट बैलेंस है तो, या फिर कैश बुक में यदि हमारा क्रेडिट बैलेंस आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? उसे नेगेटिव बैलेंस बोलेंगे। भैया, सारी एसेट्स हम डेबिट करके रखते हैं, यदि ये क्रेडिट हो गई तो क्या हो गया? नेगेटिव बैलेंस हो गया ना। चीज समझ में आ रही होगी आपको। आगे देखते हैं। अब ये पासबुक वाला जो लफड़ा है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। बैंक क्या है? बैंक के लिए आप कौन हो? आप एक क्रेडिटर हो, समझना। आपने बैंक में, खुद को बैंक मान लो आप, आपने बैंक में रुपए जमा कराए, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? ये आदमी मेरे से इतने रुपए मांगता है, तो आप उसका बैलेंस क्या करके रखोगे? क्रेडिट करके रखोगे, है कि नहीं? आप उसे क्या मानोगे? क्रेडिटर मानोगे कि उस आदमी ने मेरे को ये रुपए दे रखे हैं और वो मुझसे कभी भी मांग सकता है, तो वो मेरा क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में आप उसको लाइबिलिटी की तरह से मेंटेन रखोगे, आप उसे क्रेडिट करके रखोगे। तो यदि उसका पॉजिटिव बैलेंस है तो क्रेडिट है, और यदि आप उसमें मांगते हो तो वो आपका क्या बन जाएगा? असेट बन जाएगा, यानी कि डेबिट कर दोगे आप उसे। चीज समझ में आ रही होगी। तो पासबुक का यदि क्रेडिट बैलेंस है तो उसे हम पॉजिटिव बैलेंस मानेंगे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, और यदि पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बात करें। ये एक स्टेटमेंट है। यहां पे आपको क्या करना है? सबसे पहले जो भी आपको बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक का या पासबुक का, जो भी बैलेंस दिया हुआ है, आपको यहाँ पे सबसे पहले उसी बैलेंस को लिखना है, और उसमें आप ये रीजंस के थ्रू प्लस माइनस करोगे, और लास्ट में क्या निकाल लोगे? जो भी दूसरा बैलेंस है वो निकालना है, वो यहाँ पे आ जाएगा। यदि ऊपर आपने कैश बुक का बैलेंस लिखा है तो नीचे आपके पासबुक का बैलेंस आ जाएगा, और ऊपर आपने यदि पासबुक का बैलेंस लिखा है तो नीचे आपके कैश बुक का बैलेंस आपको निकालना है। दूसरी चीज, कौन सा बैलेंस दिया हुआ है आपको? पॉजिटिव या नेगेटिव? भैया, कैश बुक का पॉजिटिव नेगेटिव या पासबुक का पॉजिटिव नेगेटिव? तो चलो इनको भी अपन देख लेते हैं। कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस और कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस दोनों ही हमारे लिए ऑपोजिट होंगे, ठीक है। और पासबुक का नेगेटिव बैलेंस और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस, ये दोनों भी आपस में ऑपोजिट होंगे। तो इनका ट्रीटमेंट क्या होता है भैया? ये चीज अच्छे से समझ लो। आज अपन पढ़ने वाले हैं इनके ट्रीटमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनके क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो पहला इसका ट्रीटमेंट क्या होगा भैया? बताओ मेरे को। मान लो कि कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। कैश बुक के 10,000 रुपए दिए हुए हैं, ठीक है। और आपको पासबुक का बैलेंस निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? पासबुक का। ये आपको क्या दिया हुआ है? कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अब एक एक रीजन को अपन यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे कि क्या इफेक्ट होता है हमारे इस कैश बुक के बैलेंस में। हमें क्या निकालना है? पासबुक का बैलेंस। दिया हुआ क्या है? कैश बुक का बैलेंस। सिर्फ और सिर्फ मैथ्स अप्लाई करनी है, प्लस माइनस अप्लाई करना है। आपको ये नहीं देखना है कि किसमें क्या हो रहा है। भाई, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। पहला पॉइंट देखो, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने तो चेक इशू कर दिया, बट अभी तक वो बैंक में रिप्रेजेंट नहीं हुआ है। चीज समझ में आ रही है? तो आपको क्या दिया हुआ है? कैश बुक का बैलेंस दिया है पॉजिटिव, ठीक है।
आपने जैसे ही चेक इशू किया आप क्या करोगे, यहां से माइनस कर दोगे। मान लो 1,000 रुपए का आपने चेक इशू किया तो आपने माइनस कर दिया, ठीक है। जेन्युइनली तो आप ये यहाँ पे ये मान रहे हो ना, कैश बुक का जो बैलेंस है और पासबुक का बैलेंस है वो दोनों सेम है, यही बात है। कैश बुक में जो आपने एंट्रीज कर रखी है उसके हिसाब से जो बैलेंस है, और ऑब्वियस है जो बैंक में आपका बैलेंस है वो दोनों सेम आने चाहिए, ठीक है। तो कैश बुक में से आपने जो है 10,000 रुपए माइनस करने की एंट्री कर दी, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुई है, अभी तक यहाँ पे बैंक में कोई भी एंट्री नहीं हुई है। तो भैया आपका बैलेंस तो आ रहा है 9,000 और उसका बैलेंस अभी भी वो बता रहा है 10,000, है कि नहीं? ये चीज समझ में आ रही होगी आपको, जब आप ये बोल रहे हो कि भाई हमने इतनी सारी एंट्री करने के बाद में जो बैलेंस निकाला है वही बैलेंस हमारे बैंक में है। चीज समझ में आई? तो जब कैश बुक और पासबुक का बैलेंस आपके हिसाब से बराबर होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं है क्योंकि कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से बैंक और आपका जो कैश बुक का बैलेंस है वो मिसमैच हो गया, ठीक है। तो दोनों मान लीजिए 10,000 आप मान रहे हो कि आपके पास भी 10,000 है और बैंक भी आपको 10,000 बताएगी, लेकिन हुआ क्या कि 1,000 का चेक आपने इशू कर दिया जिसकी वजह से आपका बैलेंस कितना हो गया, 9,000 का हो गया, और अभी भी बैंक में कितने पड़े हैं, 10,000 पड़े हैं ओरिजिनली। ये चीज आपको समझ में आ रही है? तो अब मेरे को ये बताओ, ये मिसमैच हो गया है, अब इसे सही करने के लिए मैं क्या करूंगा? मेरे को बस ये बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, मेरे को ये बैलेंस दिया है भाई, रियलिटी में तो ऑब्वियस है ना हमारे पास दोनों चीजें होंगी, कैश बुक तो हमारे पास है ही और बैंक जाके हम पासबुक या स्टेटमेंट ले आएंगे, तो दोनों चीजें हमारे पास है, इसका बैलेंस भी है इसका बैलेंस भी है, दोनों को मैच करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस में कोई एक ही बैलेंस दिया हुआ होगा, ठीक है। तो आपको मान लीजिए यहाँ पे 9,000 रुपए दिए हुए हैं और ये एक रीजन दे दिया कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि आपने तो चेक इशू कर दिया था लेकिन अभी तक वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट करने के लिए। तो मेरे को बस इतना सा बता दो, ये मानते हुए कि दोनों बैलेंसेस यहाँ पे सेम है, ठीक है, तो 9,000 से 10,000 तक जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1,000 रुपए ऐड करने पड़ेंगे, बस ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इसे ऐड करना है। अब इसे अच्छे से समझ लो, दोनों बैलेंसेस बराबर है, ठीक है। यदि मैंने चेक इशू कर दिया है तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया है, अब मेरे को इस बैलेंस से पासबुक के बैलेंस पे जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। भैया यहाँ पे सिर्फ मैथ्स अप्लाई करनी है, कोई अकाउंट्स नहीं है स्पेशल यहाँ पे, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स अप्लाई करनी है। 9,000 से आपको 10,000 की तरफ जाते वक्त 1,000 प्लस करना पड़ेगा। वापस से देख लीजिए, चेक आपने इशू कर दिया, ठीक है, यानी कि आपने अपने कैश बुक में बैलेंस कम कर दिया है, लेकिन अभी तक पासबुक में बैलेंस उतना का उतना ही है। तो ऑब्वियस है हमें यहां से यहां तक जाने के लिए इस अमाउंट में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस कर देंगे हम यहां पे, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। रीजन समझ में आया, ट्रीटमेंट समझ में आया। अब वापस से इसका ऑपोजिट देख लो, मान लो कि आपको पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने तो चेक इशू कर दिया है तो आपके कैश बुक में तो बैलेंस कम हो गया होगा, बट यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं हुआ। अब मेरे को आपको ये बताना है कि भैया बैलेंस आपको पासबुक का दिया है, कैश बुक का नहीं, जिसमें आप प्लस कर दो और ये निकाल लो, ठीक है। अब पासबुक का बैलेंस जो है अभी भी उतना का उतना ही है, लेकिन आपके कैश बुक का बैलेंस कम हो गया है। यदि आप ये प्रूव करना चाह रहे हो कि दोनों का बैलेंस सेम ही है, बस कुछ रीजन है जिसकी वजह से ये बैलेंस क्या हो गया, इधर कम बता रहा है और इधर ज्यादा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर माइनस करना पड़ेगा 1,000, जिसकी वजह से क्या होगा, आप ये बराबर आ जाओगे। वापस से देख लो, पासबुक का आपको बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, और अब वहां पे एक चीज लिखी हुई है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। तो आपने तो चेक इशू कर दिया तो आपने कैश बुक में से तो माइनस कर दिया, लेकिन यहां पे आपको अमाउंट दी हुई है पासबुक की, तो आपको पासबुक की अमाउंट और कैश बुक की अमाउंट इक्वल शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पासबुक में से 1,000 माइनस करना पड़ेगा, ताकि आप ये बोल सको कि दोनों अमाउंट सेम ही है, बस ये 1,000 का डिफरेंस इसलिए है कि हमने यहाँ पे माइनस कर रखा है और यहाँ पे नहीं, तो यदि मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो ये सेम ही तो है अमाउंट, सिंपल है। तो यानी कि ये चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट जो है, यदि मैं पासबुक का बैलेंस की बात करूं, पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस यदि दिया हुआ हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। आगे थोड़ा सा और टाइम दीजिए और अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। आपने तो चेक को बैंक में जमा करा दिया, ठीक है भाई, लेकिन आपके आपके बैंक में अभी तक ये चीज जमा नहीं हुई है, ये चेक जमा नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में आपका कैश बुक जो है उसका अमाउंट बढ़ा हुआ है, उसका बैलेंस बढ़ा हुआ है, लेकिन पासबुक का नहीं। अब कौन सा अमाउंट आपको दिया हुआ हो, यदि आपको मान लो कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ हो तो आपको इसे माइनस करना है पासबुक का बैलेंस निकालने के लिए, या फिर यदि पासबुक का बैलेंस दिया हुआ हो तो आपको उसे प्लस करना है कैश बुक का बैलेंस निकालने के लिए। वापस से देख लीजिए, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है तो आपके कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है,
लेकिन आपके बैंक में अभी तक जमा नहीं हुआ है, इसलिए बैलेंस अभी भी उतना ही है। तो यदि आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो उसमें से आप माइनस कर दो वापस से, ताकि आप ये बता सको कि दोनों अमाउंट सेम ही है। ठीक है, यानी कि कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा, और यदि पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो उसमें आप ये प्लस करके क्या बता सकते हो कि कैश बुक का जो बैलेंस है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, आपको ये ट्रीटमेंट समझ में आ रहा होगा। अरे ये बल्ले बल्ले वाली स्टाइल इतनी भी घटिया नहीं है। ठीक है, आप ट्राई करके देखो, आपको ये चीज समझ में आ रही है क्या? कैश बुक का बैलेंस प्लस माइनस और पासबुक का बैलेंस प्लस माइनस, आपको बस ये बैलेंस बराबर करके शो करना है कि रीजंस क्या क्या है। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है, हमें हमारे पास कैश बुक का भी बैलेंस होता है और पासबुक का भी। किस किस के बैलेंस दिए हुए होते हैं भैया? कैश बुक का बैलेंस तो हमारे पास है ही, क्योंकि हमने एंट्रीज कर रखी है, कैश बुक मेंटेन रख रखा है, और साथ ही साथ हमारे पास पासबुक का भी बैलेंस हम निकाल सकते हैं। हम स्टेटमेंट प्रिंट करा के ले आएंगे, पासबुक प्रिंट करा के ले आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास दोनों बैलेंसेज हैं, और ये दोनों बैलेंसेज किसी ना किसी रीजन से मिसमैच हो रहे हैं। तो वो रीजंस की लिस्ट हमें बनानी होती है कि भैया मान लो यहां से मैं यदि स्टार्ट कर रहा हूं कैश बुक से, तो मेरे को ये प्रूव करना है कि इसमें जो बैलेंस है और इसमें जो बैलेंस है, इनमें डिफरेंस भले ही हो सकता है, लेकिन वो किसी ना किसी रीजन से है, प्लस माइनस में करूंगा, और ये बैलेंस इक्वल ही है। ठीक है, भले ही मैंने किसी को चेक दे रखा हो, उसने अभी नहीं लगाया हो, या फिर भले ही मैंने कोई चेक डिपॉजिट कर रखा हो, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ हो, कोई सा भी रीजन है, बस यहाँ पे ये चीज इक्वल ही है। ठीक है, ओके भैया। नेक्स्ट है हमारा रीजन, डायरेक्टली पेमेंट मेड बाय द बैंक। बैंक ने आपके डायरेक्टली पेमेंट कर दिया है, यदि कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है आपको, तो आप क्या कर दो, उसमें से माइनस कर दो, सिंपल। और बैंक ने यदि डायरेक्टली आपका पेमेंट कर दिया है और आपको पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक का बैलेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्लस करना है, सिंपल। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में आपके डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिट हो गई है, तो आपको कैश बुक का यदि बैलेंस दिया है तो उसमें प्लस करना होगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और यदि बैंक में आपके डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिट हो गई है और पासबुक का ही बैलेंस दिया है, तो उसे वापस से माइनस कर दो, ताकि आप ये शो कर सको कि बैलेंस इक्वल ही है। ठीक है, डायरेक्टली इनकम रिसीव्ड बाय द बैंक, बैंक में डायरेक्टली इनकम रिसीव हुई है, तो ऐसे में कैश बुक का बैलेंस दिया है तो आपको भी क्या करना है, प्लस करना है, रिसीव करने की एंट्री करनी है। ठीक है भाई, और यदि डायरेक्टली इनकम रिसीव हो गई है बैंक में और कैश बुक में सॉरी आपको पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो वापस से आपको क्या करना होगा, उसे माइनस करके शो करना होगा कि भैया डिफरेंस का रीजन है, इसीलिए ये डिफरेंट अमाउंट आ रही है बैलेंस की, बाकी ये अमाउंट दोनों सेम है। चेक और बिल डिसऑनर, यदि चेक डिसऑनर हो जाता है, आपने कोई चेक लगा रखा है, ठीक है, तो यहां पे भी एंट्री कर दी, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, तो ऐसे केस में क्या हुआ, बैंक ने तो कोई एंट्री नहीं की। वापस से देखो, आपने तो चेक लगाने की एंट्री कर दी है, लेकिन बैंक ने अभी तक उसकी डिपॉजिट होने की एंट्री नहीं की है, क्योंकि वो डिसऑनर हो गया। ऐसे केस में आपकी कैश बुक में अमाउंट ज्यादा है, पासबुक में आपकी अमाउंट कम शो हो रही है, तो ऐसे में आपको कैश बुक से पासबुक की तरफ जाते वक्त माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आपने बैंक में चेक लगाया लेकिन वो डिसऑनर हो गया, बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, तो ऐसे में पासबुक से कैश बुक की तरफ जाते वक्त आपको वो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक ने चार्जेस काट लिए, कैश बुक में आप भी उसकी एंट्री कर दो, माइनस कर दो। बैंक ने चार्जेस काट लिए, लेकिन आपके पास बैलेंस दिया है पासबुक का, तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। यदि आपको कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है, तो इसके थ्रू आप पासबुक का बैलेंस निकालोगे, और यदि आपको पासबुक का कोई बैलेंस दिया हुआ है, तो उसके थ्रू आप कैश बुक का बैलेंस निकालोगे। चीज समझ में आ रही है? कैश बुक के बैलेंस से पासबुक की बैलेंस निकालना है, या फिर पासबुक के बैलेंस से कैश बुक की बैलेंस निकालनी है। आप इस चीज को और ट्राई कीजिए, एक आध क्वेश्चन आप अपनी साइड से कीजिए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए बाय।